स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो परसों एग्जाम है आप लोगों का, मतलब 16th को शायद। ठीक है, और तैयारी उम्मीद से के हिसाब से आपकी अच्छी चल रही होगी और आई होप कि आपने अब तक सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा। और बच्चों, ये जो टाइम है ये रिवीजन का टाइम है। अब नया जो आपको पढ़ना था वो तो सब आप पढ़ चुके हो, अब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। लेकिन अभी भी कई बच्चे इस उम्मीद में है कि ये यूनिट छोड़ दें, फर्स्ट यूनिट छोड़ दें, सेकंड यूनिट छोड़ दें या सेकंड और फोर्थ में से कोई एक कर ले। तो बेटा, एक चीज़ मैं आपको कुछ डाउट क्लियर कराना चाहता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से। एक तो मैं आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा-सा बताऊँगा, बट बिफोर दैट आपको एक चीज़ तो देखो माननी पड़ेगी कि आपको पढ़ना सब कुछ है। कायदे में आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन फिर भी कई बच्चे, इंजीनियरिंग में अक्सर ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कई बच्चे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई शुरू की है, उनके लिए खासतौर से मैं इसमें एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग एट लीस्ट जितने क्वेश्चन आज मैं बताऊँ, उनमें से कुछ क्वेश्चन को आप ट्राई करके, जिस यूनिट को आप छोड़ के जाने की सोच रहे हो, कई बच्चों के मन में होगा कि सर सेकंड यूनिट छोड़ देते हैं बहुत बड़ी है, फोर्थ यूनिट छोड़ देते हैं बहुत बड़ी है। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है बेटा, क्योंकि देखो एग्जाम का पता नहीं होता है कि कब कौन सी यूनिट टफ आ जाए। आप एक यूनिट छोड़ के जा रहे हो, बाकी दो यूनिट टफ आ गई तो आपको तीन यूनिट छोड़नी पड़ जाएंगी, और जो आप छोड़ के जा रहे हो सकता है उसी के क्वेश्चन सिंपल आ जाए। तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। लेकिन जो बच्चे लेट पढ़ाई शुरू किए हैं, उनको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस का ज़्यादा मत पढ़ें आप, पूरी यूनिट ना पढ़ें, लेकिन उस यूनिट के कुछ 3-4 क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से लगा के जाएँ। ठीक है? ताकि अगर उसमें से कुछ आता है तो आप इज़िली उसको कर पाओ और आपका कुछ पोर्शन अनअटेम्प्टेड ना रहे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार कोई टीचर ऐसा फँस जाता है कि जो एवरेज मार्किंग कर देता है। एवरेज मार्किंग में हमेशा स्टूडेंट का लॉस होता है। आपने क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट किए तो नंबर कम रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये खास तौर से उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं या जिनको ये लग रहा है कि बस कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए। तो इम्पोर्टेंट तो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन फिर भी आपको छोड़ के कुछ नहीं जाना है, ठीक है? आपको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो से। सिलेबस तो सब बच्चों को पता ही है, तो सिलेबस पे हम लोग टाइम लगाएँगे। फर्स्ट यूनिट डीसी सर्किट की है, सेकंड एसी की है, थर्ड में ट्रांसफार्मर है, फोर्थ में इलेक्ट्रिकल मशीन है और फिफ्थ में आपका इंस्टॉलेशन है। फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब बात आती है किस-किस सेक्शन की। 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले सेक्शन में 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन्स आएँगे। वहाँ 14 मार्क्स में से कम 10 मार्क्स स्कोर करना है। वहाँ अगर आपने 8 से 10 नंबर सिक्योर कर लिए, तो आप ये मान के चलो कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप आराम से पास हो जाओगे। तो वहाँ पे आपको 8 से 10 नंबर सिक्योर करने हैं। अच्छा, उसमें आता क्या-क्या है? कोई ऐसा ख़ास तो उसमें है नहीं कि जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक? तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे। क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लीनियर, नॉन लीनियर क्या होता है? यूनिलैटरल, बाइलैटरल और एक्टिव पैसिव। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा, और हो सकता है दोनों क्वेश्चन इसी में से आ जाए। हो सकता है दोनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन जाए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी डेफिनिशन आप पढ़ के जाएँगे विद एग्ज़ाम्पल, विद एग्ज़ाम्पल। तो एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से आपको 2 टू 4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, यानी कि 2 नंबर आपके इस क्वेश्चन से सिक्योर हो जाएँगे। 2 नंबर का आएगा ही आएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है? ये भी एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो देखो 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये और एक ये। इन 2 में से आपको एक क्वेश्चन, या हो सकता है दोनों क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएँ, या हो सकता है यही दोनों क्वेश्चन मिल जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि अगर आपके 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये 2 क्वेश्चन हर बच्चे को करने ही करने हैं सबसे पहले। उसके बाद आपसे अगर वो थोड़ा-सा हट के क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो कैन वी अप्लाई केवीएल, तो आप बता देंगे कि सर केवीएल तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? और इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है करंट सोर्स का, तो इसमें एक लाइन का आंसर है। केवीएल, केसीएल को डिफाइन करना है, ठीक है? अब ये 2 क्वेश्चन तो हो गए 2-2 नंबर के, ये भी 2 मार्क्स में आता है। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, बट यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो कुछ भी नहीं पढ़ना चाह रहा, एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चन पढ़ के जाए। इन 2 में से आपको 2 से 4 नंबर बड़े आराम से सिक्योर हो जाएँगे, ठीक है? अब उसके बाद बात आती है सर बड़े क्वेश्चन। आपके हर यूनिट से 3 क्वेश्चन बड़े आते हैं। 1 क्वेश्चन आता है बी सेक्शन में हर यूनिट से, और 2 क्वेश्चन आते हैं सी सेक्शन में। सी में से 1 ही करना होता है और बी के 5 में से 3 करने होते हैं। यानी कि बी में आपके पास चॉइस है कि आप कोई एक यूनिट का क्वेश्चन छोड़ सकते हो।
2 यूनिट के क्वेश्चन। तो वहाँ से आपको अगर ये वाला क्वेश्चन करना है, तो आपको 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप आएँगे। न्यूमेरिकल किस चीज़ पे है? आपके मैश एनालिसिस पे और नोडल एनालिसिस पे। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखे हैं, जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है वो आराम से इनको सॉल्व कर सकता है। तो इन पे से आपको 2 न्यूमेरिकल, 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। 1 न्यूमेरिकल आपको मिलेगा सेक्शन बी में और 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे सेक्शन सी में। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 1 फ्रॉम सेक्शन ए बी एंड 1 फ्रॉम सेक्शन सी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर 2 न्यूमेरिकल आए, तो एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसा कि लास्ट ईयर आया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग केवीएल या केसीएल या अप्लाइंग मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस या केवीएल, नोडल एनालिसिस या केसीएल एक ही बात है। तो प्रोसेस आपसे पूछ सकता है। तो एक थ्योरी का क्वेश्चन अगर आपसे आया यहाँ से, तो वो थ्योरी क्वेश्चन ये आ सकता है, एक्सप्लेन केवीएल और केसीएल, उसका प्रोसेस पूरा बताएं। तो आप एक एग्जाम्पल तैयार कर ले छोटा सा, कोई भी छोटा, सबसे छोटा एग्जाम्पल ले ले और उस पे केवीएल या केसीएल अप्लाई करके दिखा दे। ये बेसिक एग्जांपल आप समझ के जाएँ घर से, कि अगर एग्जाम में पूछा कि प्रोसेस ऑफ केवीएल या केसीएल अगर आया, तो उसमें आप क्या एग्जांपल लेके समझाओगे? तो वो एग्जांपल आप अपने कॉपी में मार्क कर लें कि अगर आया तो मैं 3 रेजिस्टेंस का एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लूँगा कि ये क्वेश्चन है मेरा, इस पे केवीएल अप्लाई करके दिखा दूँगा, बस। ठीक है? कि ये सिंपल सा क्वेश्चन दूँगा, इस पे केवीएल अप्लाई करके दिखा दूँगा। तो ये आप घर से तैयार करके जाएँ कि आपको क्या क्वेश्चन रखना है, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उसका क्या आंसर आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुए यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब ये दोनों हो जाए, फिर आप ये और ये क्वेश्चन तैयार करिए। फिर ये क्वेश्चन आपका बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है 7 मार्क्स में। लेकिन यहाँ पे हो सकता है इसके साथ न्यूमेरिकल अटैच कर दें या कुछ कर दें। बट 2 न्यूमेरिकल तो मिनिमम आएँगे ही आएँगे, एक मैथ्स का और एक नोडल का। तीसरा भी न्यूमेरिकल ही आ सकता है। जनरली न्यूमेरिकल ही आना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि प्रोसेस बताइए आप। प्रोसेस तो आप न्यूमेरिकल में बता ही रहे हो। बट फिर भी कई बार पूछ लेता है, पिछले साल पूछ लिया था, तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाइए। मैंने आपको बता रखा है, कैसे करना है और वन शॉट में भी हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है? तो यूनिट नंबर 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है यूनिट नंबर 2 में। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं यूनिट 2 में, क्योंकि ये यूनिट वाक़ई में बहुत बड़ी है। ये यूनिट वाक़ई में बहुत बड़ी है। तो अब इस यूनिट से आपको क्या करना है? देखो 2 मार्क्स के तो यहाँ से सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 मार्क्स में कुछ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट होगा। 2 मार्क्स में आपसे फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर पूछ सकता है साइन वेव का। आपसे ये पूछ सकता है एवरेज पावर कितनी होती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसका डेरिवेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डेरिवेशन आप करेंगे, तो आप इसको बता पाएँगे और इसका आंसर हमेशा ध्यान रखना, कुछ याद ना आए तो ज़ीरो आंसर लिख के आ जाना है। कुछ भी याद ना आए कि एवरेज पावर इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट प्योर अगर है तो उसमें ज़ीरो होती है, बात खत्म। ठीक है? पावर फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ठीक, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? इसके अलावा सीरीज रेजोनेंस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं और वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट क्यों बोलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आप याद कर सकते हो। और एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम केवल और केवल वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है आने की। अब पेपर में हो सकता है ये ना भी आए, लेकिन हम ये करके चल रहे हैं कि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। अगर पैटर्न के हिसाब से चलता है एग्जामिनर और क्वेश्चन पेपर सही से बनाता है, आपको सही पैटर्न के हिसाब से चलेगा, तो ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाने चाहिए। ठीक है? तो ये तो बात हुई शॉर्ट क्वेश्चंस की, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ और ये खास तौर से उन बच्चों के लिए जो सेकंड यूनिट छोड़ के जाने वाले थे। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम सेकंड यूनिट को छोड़ देते हैं। बेटा छोड़ना कुछ नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, एट लीस्ट कम से कम हाफ वेव रेक्टिफायर की आप फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर निकालना सीख लो, ठीक है? फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट या प्योर साइन वेव, इन दोनों के लिए सेम डेरिवेशन होता है। तो एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल कर लीजिए, ठीक है? और कुछ मत करिए यहाँ से। दूसरा, 2 डेरिवेशन है एवरेज पावर रिएक्टेंस का प्योर इंडक्टर के और प्योर कैपेसिटर के केस में। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और इस क्वेश्चन में से आपके बहुत सारी चीजें निकल के आती है जो 2 मार्क्स में भी आप पढ़ते हो। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक जरूर फोकस में रखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। पहला,
जो कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे वो कम से कम ये एक क्वेश्चन जरूर कर लें, पहली चीज। फिर दूसरा क्वेश्चन आप तैयार करें सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस तैयार करिए। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, ये पूरा आप करके जाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये वाला नहीं, एक दो दो क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका थ्री फेज रिलेशन। थ्री फेज रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा। ठीक है, स्टार और डेल्टा में फेज और लाइन के क्या कनेक्शंस के जो रिलेशन है, वो रिलेशन करके जाइए। एक क्वेश्चन आप ये कर लीजिए। मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये एटलीस्ट 4 क्वेश्चन बेटा करके जाओ। अगर न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हो, न्यूमेरिकल अगर आया तो न्यूमेरिकल तो इन्हीं में से किसी में से आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है, रेजोनेंस से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। जनरली यहाँ से जो न्यूमेरिकल आएगा बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है। और इन्हीं के साथ भी पूछ लेता है कि डिराइव द लाइन एंड रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यूज ऑफ स्टार कनेक्शन, और सॉल्व करिए दिस। तो ये इसके साथ में न्यूमेरिकल कई बार बन जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन बेटा आप प्रैक्टिस करिए। पूरी यूनिट छोड़ के नहीं जाना है। 4 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। नहीं कर पा रहे हो 4 भी, तो कम से कम 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन जरूर करके जाइए, और ये तो 100% करके जाइए। बहुत बहुत, क्योंकि आप एक चीज पैटर्न को समझिए। इस यूनिट में 3 सेक्शन है। फर्स्ट में फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर है, उसके बाद आरएल सर्किट है, और तीसरा है थ्री फेस का। तीनों से क्वेश्चन आते हैं। थ्री फेस से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक ही टॉपिक है, तो इसको तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। ये क्वेश्चन तो आपको 100% रखा मिलेगा। ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। ये नहीं मिला तो इस पे न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, यानी कि इसके एक न्यूमेरिकल स्टार का और एक न्यूमेरिकल डेल्टा का तैयार कर लेना। तो ये पोर्शन में से आपको 100% एक न्यूमेरिकल आएगा ही, न्यूमेरिकल या फिर ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा। तो ये तैयार कर लेना, और इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा। तो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। कम से कम वो बच्चा जो छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहा है, वो इन सारे क्वेश्चंस को करके जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी ऐसा है कि अगर आप बिना न्यूमेरिकल के भी जाओगे तो हो सकता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आए। न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन कई बार आप पेपर का पैटर्न इस तरह से बनता है कि न्यूमेरिकल अगर आप चॉइस में निकाल देते हो तो आप इन सबसे काम चला सकते हो। तो छोड़ना कुछ नहीं है बेटा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 आपकी ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि जब डीसी सप्लाई देते हैं तब क्या होता है। 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, क्योंकि ये 7 नंबर में नहीं पूछता है, तो इसलिए 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछते। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। डिफरेंट लॉसेस कौन से होते हैं, तो आपको बताना है। कोर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। 2 तरीके के लॉसेस हैं। इसके अंदर एडी करंट लॉसेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। ये सब आप बता देंगे, तो लॉसेस आप बता देंगे, ठीक है। और एक्सप्रेशन ये मुझे नहीं लगता है, तो क्वेश्चन अच्छा, लेकिन टफ बनाएगा पेपर तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। नो लोड पे फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन रिपीट हो गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, ये हमने डाल रखा है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाइए। 7 मार्क्स की जब बात आती है, तो 7 मार्क्स में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो मैंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि कंस्ट्रक्शन तो खैर कम ही आती है, वर्किंग ज्यादा पूछी जाती है, तो ये जो वर्किंग है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी वर्किंग आप समझा दो। तो वर्किंग आप करके जाइए। उसके बाद आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड पे क्या होते हैं वो आप बताइए, और लोड पे क्या होता है वो भी बताइए। नो लोड एंड ऑन लोड दोनों पे आप बताइए, ठीक है। फेजर डायग्राम बड़ा सिंपल सा है, इसके फेजर डायग्राम जितना मैंने बताया है केवल उतना आप कर लीजिए, सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा अंदर तक मत जाना। जितने मैंने फेजर बताए हैं उतने आपके लिए सफिशियंट है, आपको एक्स्ट्रा नहीं जाना है, ठीक है। वन शॉट में भी जितना बताया। ईएमएफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और 2 क्वेश्चन ये है बेटा, है ना। एक है इक्विवेलेंट सर्किट का, और एक है डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। 1 क्वेश्चन इन दोनों में से 100% आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि
आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से 1 क्वेश्चन ये रखा मिलेगा। और हो सकता है न्यूमेरिकल भी जो आता है, प्लस अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, तो वो इन्हीं टॉपिक से आता है। या तो इक्विवेलेंट सर्किट का आएगा, मतलब इसमें ऐसा आता है कि थ्योरी का एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए यहाँ से बन गया, आपका ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछ लिया, ठीक है? तो यहाँ से न्यूमेरिकल दे देगा। और अगर यहाँ से थ्योरी पूछ ली, तो इसका न्यूमेरिकल दे देगा। मतलब एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, तो आते दोनों टॉपिक है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, आते दोनों टॉपिक है। एक की थ्योरी पूछ लेगा, एक का न्यूमेरिकल। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे तैयार कर लो। न्यूमेरिकल जितने मैंने कराए हैं, उतने न्यूमेरिकल तैयार कर लो, आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस तो आप पढ़ ही रहे हो, उसी पे एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, बट ये दोनों क्वेश्चन ईएमएफ इक्वेशन 3 और एक ये 4, 4-5 क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। पूरा पेपर हो सकता है आपको यहीं से मिल जाए। न्यूमेरिकल की बात अगर आप करोगे, तो न्यूमेरिकल आपको इन दोनों टॉपिक से मिलेंगे, ठीक है? इन दोनों टॉपिक में से न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगी आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी यूनिट आती है यूनिट नंबर 4, जिसको मैंने जितने बच्चों का रेस्पॉन्स देखा है, जितने बच्चों का फीडबैक मैं देख पा रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो में कमेंट्स में भी आते हैं कि सर कौन-सी वीडियो कौन सा यूनिट छोड़ दें। छोड़ना तो फिर मैं कह रहा हूँ कि छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। आपको 100% पाँचों यूनिट पढ़ के जानी है। बट इसमें क्या-क्या पूछ सकता है? इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, तो क्योंकि 4 तो मशीन ही है, ठीक है? 4 मशीन से एक ही क्वेश्चन पूछना है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्या क्वेश्चन आएगा। फिर भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या-क्या पूछा जा सकता है? बैक ईएमएफ क्या होता है? सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर एंड शंट मोटर क्या होती है, ठीक है? एप्लीकेशन बतानी है। स्लिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि अगर कुछ पूछेगा तो ये क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जा सकता है, ठीक है? और ये भी इसी के साथ क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है बेसिकली 4 और 5, इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लेता है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार चेंज कर सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर आया था, तो इस बार आना थोड़ा-सा मुश्किल है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है? हाउ कैन वी मेक इट सेल्फ स्टार्ट? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है, तो इसको आप यहाँ से हटा दो। डबली एक्साइटेड मोटर क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्यों कहते हैं डबली एक्साइटेड? क्योंकि 2 जगह से सप्लाई देते हैं। बाहर स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं और रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो 2 सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए इसको डबली एक्साइटेड बोलते हैं। ठीक है? तो ये तो हुए शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहली मोटर आती है डीसी मोटर। ठीक है? अब जो बच्चे छोड़ के जाने के लिए कह रहे थे, वो अपने पे आ जाएँ। आप ज़्यादा कुछ मत करो, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो तैयार कर लो। एक, वर्किंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। दूसरा, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसके मेथड ऑफ स्टार्टिंग, ये जो पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में रखा मिलेगा। क्वेश्चन 2 हो गए। तीसरा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मोटर एंड मेथड ऑफ स्टार्टिंग, मेथड ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन हो गए। कुछ नहीं कर रहे हो, डीसी में टॉपिक सबसे ज़्यादा है, नहीं पढ़ना चाह रहे हो, छोड़ दो एक बार को, लेकिन ये बाकी के 3 टॉपिक तो कम से कम पढ़ के जाओ। और अगर डीसी आप पढ़ पा रहे हो, आपके पास टाइम है, तो डीसी में क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है कि टॉपिक ज़्यादा है। आप जनरेटर पढ़ेंगे, उसकी ईएमएफ इक्वेशन, मोटर पढ़ेंगे, उसकी टॉर्क इक्वेशन। मतलब जनरेटर की वर्किंग के साथ ईएमएफ इक्वेशन, मोटर की वर्किंग के साथ टॉर्क इक्वेशन। 2 क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पाँचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने इसमें डाले हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, ये 3 क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाओ बहुत अच्छे से। इन 3 में से ही हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिल जाए वहाँ पर। तो 3, अब इसमें भी ये रहता है कि ये जो क्वेश्चन है ना, एक तो ये सिंगल फेज का और ये सिंक्रोनस का, इन 2 में से एक क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। दोनों एक साथ नहीं आते, तो उम्मीद यही है कि इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलना चाहिए, इनमें से एक आ जाना चाहिए, ठीक है? और एक क्वेश्चन डीसी से आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल इसमें आपके यहाँ से भी आ जाते हैं, ठीक है? कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं डीसी से और बहुत छोटे-छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं इंडक्शन मोटर से। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल अगर आप कर पाते हैं, फ़ॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल होते हैं,
तो करके जाइए, इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल ज़रूर करके जाइए, डीसी के भी ज़रूर करके जाइए। बट जो बच्चा छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहा था, उसको कम से कम भी नहीं तो ये 3, 4 और 6 3 क्वेश्चन तो पढ़ के जाने हैं, कम से कम। ये 3 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएँ। छोड़ना नहीं है बेटा, अगर आप छोड़ते हो तो आप ये समझ लो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। 70 नंबर के पेपर में आप 15-16 नंबर अपने खराब कर दे रहे हो। वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता आपका दूसरा टॉपिक ज़्यादा हार्ड आ गया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ठीक है? तो ये हो गई यूनिट नंबर 4। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के छोटे क्वेश्चन्स की। तो छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। अर्थिंग क्या होती है? क्यों करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है बैटरी में? अर्थिंग की नेसेसिटी क्या है? ठीक है? अर्थ पिन को मोटा क्यों बनाते हैं? ठीक है? क्या फैक्टर है जो बैटरी की कैपेसिटी को अफ़ेक्ट करते हैं? बस बार्स क्या होती हैं? लाइटनिंग अरेस्टर्स क्या होते हैं? ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्विच गियर्स क्या होते हैं? ये सब 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक 100% यहाँ से आता ही आता है। 1 क्वेश्चन, ठीक है? यानी कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन, ये तो इसमें से थ्योरी ही आएगी। एक क्वेश्चन में आपसे ये 5 डेफिनिशन है, 5 में से कोई 3 डिफाइन करवा लेगा। 2 या 3 आपसे डिफाइन करवाएगा, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा, अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है? कितने टाइप्स की अर्थिंग होती है? वो आप समझा दीजिए। क्यों करते हैं अर्थिंग, का पर्पस क्या है और कितने टाइप्स की अर्थिंग होती है? वो आप समझा दीजिए। एक क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और बाकी तीसरा क्वेश्चन या तो बैटरी से आ जाएगा या टाइप्स ऑफ केबल में से आ जाएगा। तो ये 4 ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आप देख लीजिए 4 क्वेश्चन है, ठीक है? इन 4 में से ये तो दोनों एक ही क्वेश्चन है ना, ठीक है? ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में रखे हुए मिलेंगे। बैटरी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 मार्क्स में है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है। बजाय 2 के 7 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये 4 या 5 क्वेश्चन है, जो आपको पढ़ के जाना है। फिर बता रहा हूँ बेटा, कोई भी बच्चा कुछ भी छोड़ के ना जाए। जिस चीज़ को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके 2 या 3 जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बताए हैं, एटलीस्ट उनको ज़रूर ट्राई कर लें। मैंने आज की वीडियो में किसी भी न्यूमेरिकल के लिए कोई जगह नहीं रखी है, अभी न्यूमेरिकल हमने नहीं बताए। देखो, यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि 100% पेपर बनेगा, लेकिन इतना ज़रूर है, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। स्कोर नहीं, अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आपने ये क्वेश्चन भी तैयार किए। मतलब आपका 70 नंबर का पेपर है, आप 50 टू 60 मार्क्स तक का पेपर बड़े आराम से करके आ सकते हो। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना ही पड़े, तब हो सकता है कि आपको एक आध क्वेश्चन का लॉस हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ से 100% पेपर ये भी हो सकता है कि आप 70 टू 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ जाओ, जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो अब होप फॉर द बेस्ट और वेट करते हैं पेपर का कि कैसा आता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाएँगे, सारी यूनिट करके जाएँगे, और एटलीस्ट जिनकी प्लानिंग कर रहे थे उसके आप 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर कर लें। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ, आप बहुत अच्छे से करिए, बहुत तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे आपके पेपर्स के बारे में, कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसा हुआ? हमने जो आपको गाइडेंस दी उससे आपको कुछ फ़ायदा मिला या नहीं मिला? वो राज़ खुलेंगे पेपर के बाद 16 तारीख में। तो मिलते हैं तभी आपसे, ठीक है? चलिए।